So let us start with next example. Example 5.12. अच्छे से समझ लो क्वेश्चन. It is interesting, easy but little lengthy at the same time. A bar magnet of mass 120 ग्राम. मैग्नेट का मास दिया आपको. जब जब मास की वैल्यू दिया हो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं तो यूज होगा. A bar magnet of mass 120 gram in the form of a rectangular parallelepiped. This is parallelepiped. What is parallelepiped देखते हैं बाद में. We will see how does it look like. तो हमारे पास एक मैग्नेट है in the form of a parallelepiped. Has dimensions length equal to 40 mm, breadth equal to 10 mm, and height equal to 80 mm. With the dimension h vertical. मतलब h आपको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है और उसमें से हाइट को वर्टिकल रखना है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. तो हाइट विल बी केप्ट वर्टिकल. वर्टिकल मतलब अलोंग वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस. अगर आप वर्टिकल को जेड मानते हो तो अलोंग जेड एक्सिस. देखेंगे बाद में. द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद पीरियड 5 सेकंड. इफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड. रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड दिखता कैसा है? तो उसका फ्रंट फेस एंड बैक फेस दे आर रेक्टेंगल्स. एक्चुअली यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी अलग अलग वैल्यूज है. तो यू हैव a rectangular parallelepiped which looks something like this. And remember ये क्या है? ये बार मैग्नेट है. क्या है ये? बार मैग्नेट. Do you remember we have learned something called as magnet vibrating in external uniform magnetic field? याद है? उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है? 2 pi under root of I upon mu g. तो ऐसा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड मैग्नेट है which is vibrating in external field. अब जब आपको ये बताया नहीं होता कि फील्ड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इट इज अलाइंड एट सम एंगल, तो बाय डिफॉल्ट एज अ रूल मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल. क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है इसका मतलब अजम्पशन ये है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. तो अब क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. वी डोंट नो. व्हेन यू डोंट नो नॉर्मली यू टेक मैग्नेटिक फील्ड एज हॉरिजॉन्टल. नॉर्मली दिस इज व्हाट वी डू. ऊपर से बोला है h इज वर्टिकल मतलब हाइट ये वर्टिकल है. इसको फिर आप लेंथ मान लो, इसको आप ब्रेड्थ मान लो, डजंट मैटर. सिर्फ हाइट क्या है? वर्टिकल है. गुड. नाउ द क्लियर. दिस इज 80 और लेंथ इज 40. मैंने as the diagram as you can see ये on the scale नहीं है. length should be half of height. मैंने half नहीं दिखाया because it will take a lot of space. तो सिर्फ अभी imagine कर लो, doesn't matter, just imagine ऐसा एक magnet है which is vibrating in external field. तो इसके vibration कैसे होंगे? There will be something like this. The magnet will vibrate something like this. और हमने already सीखा था, याद है क्या? Magnet vibrating in एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सिर्फ डिफरेंस क्या था? वहां पे हमने मैग्नेट का सिर्फ फ्रंट फेस दिखाया था, हमने उसका सिर्फ फ्रंट प्लेन दिखाया था, बैक साइड हमने शो नहीं किया था. तो इन दिस केस हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, उसका एच एल और बी का वैल्यू दिया है, उसका मास का वैल्यू दिया है, टाइम पीरियड बताया है 5 सेकेंड और आपको पूछा है व्हाट इज the value of influencing magnetic field, मतलब what is the value of B. तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास गिवन पैरामीटर में मास है which is 120 ग्राम. 120 ग्राम मतलब 0.12 किलोग्राम, क्योंकि 120 ग्राम मतलब 120 into 10⁻³ किलोग्राम. तो मास कितना है? 0.12 किलोग्राम. लेंथ की वैल्यू आपको दी है, लेंथ 40 mm. 40 mm मतलब 10⁻³ तो यह आ जाएगा 0.04 मीटर. कितना? 0.04 मीटर. आई वुड बेटर नॉट राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ 0.04. मैं इसको लिख लेता हूँ. ये 40 का 0 और ये 10⁻³
तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. गुड, राइट. देन यू हैव बी वैल्यू हियर. बी का वैल्यू है 10 mm. बी वैल्यू इज 10 mm. तो 10 mm मतलब 10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, मतलब अल्टीमेटली इट इज 10⁻⁻2 मीटर. और हाइट आपको दिया है 80 mm. 80 mm मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. 80 इंटू 10⁻³ मतलब 8 इंटू 10⁻². So you have value of L, B, H and also you have been given value of time period. कितना बोला है? 5 सेकेंड. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B की वैल्यू. तो हमने ऑलरेडी देखा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट. 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन म्यू B. क्लियर? गुड. Our intention is to find out B. B आपको तब मिलेगा जब आपको I पता हो, क्योंकि म्यू की वैल्यू भी दी है. म्यू की वैल्यू दी है क्या? यस. कितना बोला है? 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. म्यू इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मतलब अगर आपको B फाइंड करना है, T पता है? यस. म्यू पता है? यस. लेकिन I पता है? नो. तो I अगर आपको फाइंड करना है तो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड फाइंड किया था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ml/12, राइट. बट रिमेंबर वो जो था, ये जो रॉड था, ये 2 डायमेंशनल रॉड था. हमने सिर्फ फ्रंट फेस लिया था, 3D लिया था क्या? नहीं. तो जब आप इसमें तीसरा डायमेंशन ऐड करते हो तो उस केस में ml/12 नहीं आता है. इट इज ml² प्लस समथिंग स्क्वायर बाय 12. मतलब एक और डायमेंशन ऐड होता है उसमें. पर लुक, फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं पहले वो समझ लो. अब इसका जो रोटेशनल एक्सिस है, इसका रोटेशनल एक्सिस जो है आपको ऑलरेडी पता है. रोटेशनल एक्सिस क्या है? देखा था कि कैसे रोटेट हो रहा था? याद है? थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा. रोटेशनल एक्सिस, if it is rotating something like this, तो rotational axis कौन सा है? Which is rotational axis? Passing through. It is actually passing something like this. So rotational axis is coming out, right? For example, this is that magnet which is rotating. So rotational axis is coming out. Correct? Rotational axis is coming out. It is coming out. मतलब it is perpendicular to height. Perpendicular to height. Correct? जब हाइट को परपेंडिकुलर हो एक्सिस तो हाइट छोड़ देना. बाकी दो कौन बचे? L एंड B. जब रोटेशनल एक्सिस अगर हाइट को परपेंडिकुलर हो तो हाइट छोड़ दो, तो कौन बचा? L एंड B. करेक्ट. तो इन दैट केस ये आएगा m, हाइट छोड़ देंगे, m L² प्लस B² बाय 12. तो रोटेशनल एक्सिस अगर हाइट को परपेंडिकुलर है तो हाइट छोड़ दो. अगर रोटेशनल एक्सिस लेंथ को परपेंडिकुलर है तो लेंथ छोड़ दो. तो अगर L को परपेंडिकुलर है, मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज करता हूं, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, राइट, करेक्ट, तो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक पासिंग थ्रू हियर. तो L छोड़ देना, तो क्या आएगा? H² प्लस B². इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ याद रख लो. अब जो वर्टिकल बोला हो, वर्टिकल कौन बोला था? हाइट. हाइट को छोड़ दो, क्या बचा? हाँ, तो फिर I में mL² प्लस B² बाय 12. अगर बोला होगा टेक B वर्टिकल, L² प्लस H². टेक बोला होगा टेक L वर्टिकल, B² प्लस H². तो दिस इज अ ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको. जो वर्टिकल है उसको छोड़ देना. वर्टिकल कौन था? हाइट. लिव इट. तो I इक्वल टू mL² प्लस B² बाय 12. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो अब तक हमने सिर्फ गिवन डेटा लिखा, मास ऑफ द मैग्नेट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, म्यू, टाइम पीरियड.
आपको पूछा है बी फाइंड करो, टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड में इक्वेशन लगेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ i/μb। आई पता नहीं था तो आई का फॉर्मूला भी चाहिए क्योंकि आई फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज आई। तो हम लोग पहले आई फाइंड कर लेंगे। वेरी सिंपल केस, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज n l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। n की वैल्यू थी 0.12, लेंथ l था 4 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, और b था 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, 1 जा 100 जा, ये गलती करना मत। 1 जा 10 जा लिख देते फिर आंसर मैच नहीं होता। रिमेंबर 0.12, 0.12 मतलब 12 इंटू 10⁻⁻2। तो ऐसा भी कर सकते हो, नॉट टू गेट कंफ्यूज, 12 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻4 अपॉन 12। अब 12 12 कैंसिल कर लो, हो गया। 16 प्लस 1 17, 17 और ये 10⁻⁻2 भी है बाहर, तो 17 10⁻⁻4 और जो बाहर 10⁻⁻2 था वो, तो कितना आ गया 10⁻�6। 17 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स याद होना चाहिए, mr स्क्वायर मास इंटू r स्क्वायर। आई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई, तो अब टाइम पीरियड फाइंड करना इजी है। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ i/μb। हमारा इंटेंशन था टू फाइंड आउट b, तो सबसे पहले टाइम की वैल्यू कितनी है पाई, तो टाइम पीरियड इज पाई, पाई इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ i की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन म्यू की वैल्यू थी 3.4 और इंटू बी। पाई पाई कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 17 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.4 इंटू बी। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 17 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3.4 को 34 इंटू 10⁻⁻1 और ये आ गया यहाँ पे b। ज़्यादा क्लियर? गुड। अब 17 1 जा 17 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ज़्यादा क्लियर? हमको क्या फाइंड करना था b, इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो b को यहाँ शिफ्ट कर दो, b इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये -1 -5, सब कुछ ऐसा यूनिट में था। यस, तो टेस्ला, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है टेस्ला। रिमेंबर दिस, एवरीथिंग वाज इन ऐसा यूनिट, हेंस द आंसर विल बी इन टेस्ला। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, डन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। So in total, vibration of magnet in an external uniform magnetic field पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये एक टाइप है, एंड द नेक्स्ट टाइप इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको भी अच्छे से समझ लो। In both the question, it is important that you read the question properly. So next question, example 5.13. Two magnets with the same dimension and mass. Same dimension and mass मतलब दोनों मैग्नेट का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम है और मास भी सेम है। अब नॉर्मली इनको बोलते हैं आइडेंटिकल मैग्नेट्स, लेकिन बी केयरफुल, आइडेंटिकल मैग्नेट्स का और एक मतलब भी हो सकता है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम। पर आगे क्या बोला है, बट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट μ1 इक्वल टू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड μ2 इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मैग्नेट जो है फिजिकल डायमेंशन में सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इनका सेम नहीं है। तो बी केयरफुल, हर बार आइडेंटिकल मतलब सब सेम नहीं होगा, मे बी जस्ट फिजिकल डायमेंशन एंड मास इज सेम बट मैग्नेटिक मोमेंट्स आर डिफरेंट। आर जॉइंटली सस्पेंडेड इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जॉइंटली सस्पेंड किया, so as to perform angular oscillation in horizontal plane।
when their like poles are joined together, like pole मतलब north north south south joined together, the period of their angular simple harmonic motion is 5 seconds. Find the period of angular simple harmonic motion when their unlike poles are joined together. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। हमारे पास दो मैग्नेट्स है, ये है मैग्नेट नंबर 1 and we have another magnet, magnet number 2 of the same dimension and mass, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट मास ये चारों सेम है। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे हमारे पास दो मैग्नेट है। ओके, इनको ज्वाइन कर लिया। अब इनको ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के दो पॉसिबल वेज थे। एक एक नॉर्थ एंड नॉर्थ ज्वाइन टुगेदर, साउथ एंड साउथ ज्वाइन टुगेदर, या फिर इसको ज्वाइन करने का और एक तरीका भी है। नॉर्थ ऑफ वन मैग्नेट इज ज्वाइंड विद साउथ ऑफ अनदर एंड साउथ ऑफ द फर्स्ट मैग्नेट इज ज्वाइंड विद नॉर्थ ऑफ अनदर। नाउ दैट क्लियर? गुड। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी होता है विच इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ टू साउथ होगा या साउथ टू नॉर्थ होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक वो टॉपिक कवर नहीं किया, वो बाद में देखेंगे। बट द होल पॉइंट इज, इमेजिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो पहले केस में जब आपने लाइक पोल्स को टुगेदर ज्वाइन किया है, जब आपने लाइक पोल्स को ज्वाइन किया है, उस केस में दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। इसका डाइपोल मोमेंट था μ1, इसका था μ2, करेक्ट? देन यू नो व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट इज एडिशन। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? μ1 प्लस μ2। दूसरे केस में, इन दिस केस, एक का डाइपोल मोमेंट ये है पॉइंटिंग अपवर्ड, और दूसरे का जो डाइपोल मोमेंट है इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि डाइपोल मोमेंट स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एंड एट नॉर्थ। तो जब दो वेक्टर्स अपोजिटली डायरेक्टेड हो, उसका नेट डाइपोल मोमेंट, मैं बोल रहा हूँ म्यू डैश, विल बी लार्जर वेक्टर। लार्जर कौन है? μ1 माइनस स्मॉलर, मतलब कौन? μ2। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो दो मैग्नेट को ज्वाइन करने का मेथड है लाइक पोल्स टुगेदर या फिर अनलाइक पोल्स टुगेदर। जब लाइक पोल्स टुगेदर हो तो नेट डाइपोल मोमेंट इज एडिशन, और जब अनलाइक पोल्स टुगेदर हो तो नेट डाइपोल मोमेंट इज सब्ट्रैक्शन। इस केस में टाइम पीरियड आपको बताया था, कितना था? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बोला है ना, कहीं तो बोला है 5 सेकेंड, दिस इज 5 सेकेंड। इसका हमको फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट टी डैश, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन अनलाइक पोल्स आर ज्वाइंड टुगेदर। तो गिवन पैरामीटर्स में हमारे पास, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास सबसे पहले दिया है μ1 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, μ2 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस 5 सेकेंड, और फाइंड करना है टाइम पीरियड इन सेकेंड केस। टाइम पीरियड टी डैश आपको फाइंड करना है, क्योंकि टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला भी किसका होगा? टाइम पीरियड का। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय μ। अब 2 पाई कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, राइट? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब दोनों फिजिकल डायमेंशन सेम है तो दोनों का मास सेम है, और दोनों के दोनों सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है। बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के दोनों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही वाइब्रेट होंगे। मतलब बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है बिकॉज एक्सियल रोटेशन भी सेम है। रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास भी सेम, एक्सिस रोटेशन भी सेम, साथ में बी भी सेम, मतलब यहाँ पे आई और बी सम कांस्टेंट, राइट? तो जब आई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू।
तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू. व्हाट इज म्यू? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो अब हमको क्या फाइंड करना है? टी डैश. तो टी डैश अपॉन टी, व्हाट विल बी टी डैश अपॉन टी? रूट ऑफ म्यू अपॉन म्यू डैश. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी डैश, म्यू डैश, टी एंड म्यू. तो क्रॉस में आना चाहिए वो. करेक्ट. देन व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू? हाँ 150. मतलब व्हाट इज म्यू? म्यू इज म्यू1 प्लस म्यू2. What is mu dash? Mu1 minus mu2. Therefore, T dash will be equal to 100 plus 50 upon 100 minus 50 into T. So this is equal to 150 by 50, मतलब root of 3, और ये था 5. 1 and 3 is. So answer is 5 root 3 second. 5 root 3 की वैल्यू होती है 1.732. तो 1.7 into 5, 17 5 का 85, 8.5 8.6 के आसपास. 8.5 8.6 के आसपास आएगा. वैसे 5 रूट 3 तक लिखोगे तो भी चलता है. इट ऑल्सो इज फाइन. बट ऑफकोर्स क्या था? रूट 3 का रूट कितना आ गया? 3 का रूट 1.732 इंटू कितना? 5. 8.66. So that is okay. Answer is 8.66 seconds. Done. This is how you are supposed to solve this question. Next question. This is an extremely simple question. A simple pendulum performs simple harmonic motion. सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एंगल इज स्मॉल. ये बाय डिफॉल्ट है थीटा इज स्मॉल, क्योंकि पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी कंडीशन में परफॉर्म करता है व्हेन द थीटा एंगल इज स्मॉल. ऑफ पीरियड 4 seconds. हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो बेसिकली गिवन पैरामीटर में हमारे पास टाइम पीरियड है t इक्वल टू कितना? 4 सेकेंड. दूसरा आपको बोला है हाउ मच टाइम पूछा है कितने टाइम के बाद. हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन क्रॉस करने के कितने टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. मतलब जो सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन है इट इज x इक्वल टू a/3. डिस्प्लेसमेंट इज a/3. फाइंड क्या करना है? टाइम. यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to complete displacement of a/3. तो इट इज सो सिंपल. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जब आपको बताया ही नहीं है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, तो डिफॉल्ट अजम्पशन होता है मीन से स्टार्ट किया. कहाँ से स्टार्ट किया? मीन से स्टार्ट किया. तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t. तो सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली सिंपल. x इक्वल टू a sin ओमेगा t. x की वैल्यू क्या है? a/3. x इज इक्वल टू a/3 इक्वल टू a sin ओमेगा t. कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a कैंसल. तो 1/3 इक्वल टू sin ओमेगा t. Therefore, what you will have is omega t equal to sine inverse of 1/3. Omega t equal to sine inverse of 1/3 मतलब 0.3333. 1/3 0.3333 रेकरिंग 3 आता है उसमें. ये कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ. एज पर आई रिमेम्बर साइन इनवर्स ऑफ 0.333 ये आता है 0.3363 रेडियंस पे. राइट. क्योंकि आपको लॉग बुक देखना पड़ेगा. लॉग बुक में 0.33 वैल्यू साइन की कब आती है वो चेक करना पड़ेगा. वो डिग्री में होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो वो आप खुद करोगे, ये अजम्पशन है. तो यू आर सपोज टू डू दिस. ओमेगा होता है 2π बाय टाइम पीरियड. हमको टी फाइंड करना था. ओमेगा 2π बाय टी और ये आ गया स्मॉल टी यहाँ पे 0.3363. टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दी है? कितना दिया है?
4 सेकेंड, तो 2 पाई बाई 4 टी इक्वल टू 0.3363, करेक्ट, वन जा एंड टू जा, तो t इक्वल टू 0.3363 इंटू 2 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई 0.318, राइट, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, 0.3363 और पाई की वैल्यू लिख दो 3.14 इंटू 2, यहाँ तक क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो सिंपल, ऐसा भी करोगे चलेगा, 1 अपॉन पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलता है, इट्स अप टू यू। 0.3363 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, 0.1071 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0.214, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.214 सेकेंड। हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज किए इसलिए 0.214, एग्जैक्ट आंसर है 0.2162, तो उतना चलता है। हमारा आंसर 0.214 सेकेंड है, एग्जैक्ट आंसर है 0.2162। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आइडेंटिफाई करो क्या बोला है। क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 एम्पलीट्यूड x इक्वल टू a/3 बट x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x मतलब a/3 इज a sin ओमेगा t, a कैंसल, तो 1/3 sin ओमेगा t sin इनवर्स ऑफ 1/3, 1/3 0.333, तो ओमेगा टी इज साइन इनवर्स ऑफ 0.333 मतलब 0.3363, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना है 4, राइट। इसको सॉल्व करो तो टी की वैल्यू मिल जाएगी 0.214 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum of length 100 centimeter, 100 centimeter मतलब 1 मीटर, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वापस से वही है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द कंडीशन थीटा इज स्मॉल। तो डू यू रिमेंबर, इससे पहले कि आगे क्वेश्चन पढ़े उससे पहले, डू यू रिमेंबर सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट था, इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग था, इसको हम एक स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं, स्मॉल एंगल। देन इन द डिस्प्लेस पोजीशन there are two forces acting on the bob, एक है टेंशन T dash towards the point of extension और एक है weight mg which is vertically downwards, ये mg है, और टेंशन T dash in the string is towards the point of suspension s, राइट। यहाँ पे इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है, तो ये था mg cos थीटा, mg cos थीटा बैलेंस करता है किसको, टेंशन को, और mg sin थीटा होता है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये mg sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस mg sin थीटा। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ओनली mg sin थीटा, उसमें भी एंगल स्मॉल है तो mg थीटा। दिस इज x, दिस इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम L। तो आपको पता है आर्क लेंथ x इज थीटा इंटू L, तो थीटा इज x अपॉन L, तो ये आ जाता है mg x अपॉन L। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पेंडुलम में, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो mg x अपॉन L। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, simple pendulum of length 100 centimeter performs SHM. Find the restoring force. Formula है yes, mgx by L. Acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 centimeter. तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है, गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास है लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। आपको रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है, आपको मास दिया है, मास कितना दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब ये 5 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ मैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, एंड दैट्स इट। और क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर। फाइंड क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स। So you are supposed to find out what is restoring force F.
एंड अभी अभी हमने रिवाइज किया फॉर्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्सेस mgx/l। तो सॉल्यूशन भी इसका एक्सट्रीमली सिंपल आएगा, बिकॉज यू आर जस्ट सपोज टू पुट वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻²। g की वैल्यू 10 बोला नहीं है, बोला होता तो 10 लेते, अदरवाइज 9.8। x की वैल्यू 3 इंटू 10⁻²। लेंथ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, राइट। एक्सट्रीमली सिंपल कैलकुलेशन। ये 9.8 इंटू 5 हो गया कंफ्यूजन क्रिएट। 49 पक्का। 49 इंटू 3 कैसे 127 147। 50 इंटू 3 इज 150। 49 इंटू 3 मतलब 150 में 3 कम मतलब 147। 10⁻⁻² नहीं, मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 1.47 इंटू 10⁻² न्यूटन। हेलो 1.48 इंटू 10⁻², मतलब हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, find the change in length of seconds pendulum. What is seconds pendulum? Time period is 2 seconds. Very good. If the acceleration due to gravity at a place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square, सबसे पहले आपसे पूछा है find the change in length of a seconds pendulum. Okay. हमारे पास गिवन डेटा में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो वैल्यूज हैं, एक है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, L2 माइनस L1। हमेशा L2 माइनस L1 होगा क्या? ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा लेंथ ज्यादा है। सेकेंड केस का लेंथ ज्यादा होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल लेंथ ज्यादा होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल। पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, पता ही नहीं है हमको लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या है। तो पहले तो सेकंड पेंडुलम के लेंथ का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। व्हाट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2π√L/d। बट फॉर अ सेकंड पेंडुलम, for a second pendulum, time period t is equal to 2 seconds. Therefore, 2 equal to 2π√L/g. 2 cancel, correct? 2 हो गया cancel। Then क्या मिला आपको? 1 equal to π√L/g, squaring on both sides. तो 1 का स्क्वायर इज 1, पाई स्क्वायर L/g, तो L इक्वल टू G/π²। ये है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग G की वैल्यू 9.85, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85, 9.85 और 9.85। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम? तो जो पिछला एग्जांपल था, लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, मतलब कौन सा पेंडुलम था ये? हाँ, तो इसका टाइम पीरियड कितना आना चाहिए था? 2 सेकेंड्स, और आएगा इट विल बी 2 सेकेंड्स, राइट। तो देन कैसे, यहीं पे बता देता हूं मैं। टाइम पीरियड इज 2π√L/g। L की वैल्यू कितनी? 1, राइट। G की वैल्यू पाई स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, पाई और √π², √π² पाई, पाई पाई कैंसिल। व्हाट इज टाइम पीरियड? हाँ, तो 2 सेकेंड तो बराबर है। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज रफली 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 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे G के दो वैल्यूज दिए आपको और दिख भी रहा है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। तो जिस केस में G ज्यादा होगा उस केस में लेंथ भी ज्यादा होगा। कौन से केस में G ज्यादा है? इसलिए क्या लिखा हमने? L2 माइनस L1। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इनिशियल वैल्यू कितना था, तो इनिशियल लेंथ क्या था? कम था। फाइनल वैल्यू कितना है? 9.8, तो फाइनल लेंथ ज्यादा है। तो जब वैल्यू G1 से G2 हुई
लेंथ बढ़ा कि कम हुआ, इंक्रीज हुआ। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, उन्होंने बोला डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होगा क्या? नहीं, इट विल इंक्रीज। So now the solution is extremely simple. You have delta L, which is equal to L2 minus L1. L2 is G2 upon pi square. L1 is G1 upon pi square. 1 upon pi square common. So G2 minus G1. 1 upon pi square. G2 की वैल्यू है 9.8, G1 है 9.75. Good. 9.8 minus 9.75 is 0.05 upon pi square. So this is equal to, एक काम करता हूँ यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, we will adjust it over here itself. So then 0.05 upon pi square. पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 10. तो 0.05 अपॉन 10, 0.005. चेंज इन लेंथ है मीटर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है 0.0051. गुड। सिर्फ टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन है, उन्होंने बोला है डिक्रीजेस, नो इट इंक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीज, इट इंक्रीज। Next question. Question number 17. This question is a very good question. JEE NEET लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। Extremely good question. A particle performing linear simple harmonic motion of period 2 second. Time period की वैल्यू 2 pi second, not 2 but 2 pi second. About mean position O is observed to have a speed of b root 3 meter per second when at a distance of b meter from O. If the particle is moving away from O at that instant, तो जिस इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट b था, उसका स्पीड b root 3 था, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल इट इज मूविंग अवे फ्रॉम O. अवे फ्रॉम O मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। अब राइट एक्सट्रीम में क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कितना है? b, मतलब पार्टिकल ऑलरेडी मीन के राइट में है और कहाँ जा रहा है? फर्दर राइट जा रहा है। फर्दर राइट जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस b, टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस b। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। You have a particle performing linear simple harmonic motion about some mean position O. This particle is when it is at x equal to b, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू द राइट था x equal to b, तो at x equal to b the speed of particle v is b root 3 meter per second. At that instance the particle is going further to the right, क्योंकि it is going away from mean position, तो ये कहाँ जा रहा है? further to the right. अब ऐसा बोला है कि अगले b डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल द पार्टिकल टेक टू कवर फर्दर डिस्टेंस b? करेक्ट। तो x इक्वल टू b पे v कितना है? b रूट 3। अगला b डिस्टेंस कवर करने के लिए, अगला b डिस्टेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, अगला b डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में सबसे पहले दिया है टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड। तो जैसे ही टाइम पीरियड दिया है ना, ओमेगा फाइंड कर लो, क्योंकि मे बी यूनिट ओमेगा समवेयर 2 पाई बाय t, बट व्हाट इज t? 2 पाई। व्हाट इज 2 पाई बाय 2 पाई? 1। तो ओमेगा की वैल्यू है 1 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड अगर एंगुलर स्पीड है तो, अगर ये एंगुलर स्पीड नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो सेम आता है, तो इट इज रेडियन पर सेकेंड। देन उसके बाद और आपको क्या बताया है? आपको बताया है v इक्वल टू b रूट 3 मीटर पर सेकेंड एट b इक्वल टू एट x इक्वल टू b, एट x इक्वल टू b मीटर। यहाँ तक क्लियर? फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द टाइम टेकन। एक काम करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, जब पहला b डिस्टेंस कवर किया था उसने, तो टाइम टेकन को बोल देता हूँ t। जब अगला डिस्टेंस कवर करेगा तो बोलता हूँ t डैश।
तो क्या फाइंड करना है, टी डैश। तो एक काम करो, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है, वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v कितना है, ओमेगा कितना है 1, x की वैल्यू कितनी है b, क्योंकि वेलोसिटी b रूट से कब था, जब x इक्वल टू b था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, b का स्क्वायर b स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट और स्क्वायर कैंसल, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, तो b इक्वल टू a बाय 2। आई नो इट इज प्लस माइनस a बाय 2, लेकिन क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है इट इज एट x इक्वल टू b डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव b, तो a बाय 2, b की वैल्यू कितनी a बाय 2, लेकिन b क्या था, x था। लॉजिकली स्पीकिंग मतलब जब इसका स्पीड b बाय रूट 3 है तो पार्टिकल ने आधा एम्पलीट्यूड कवर कर लिया, इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ मीन एंड राइट एक्सट्रीम, करेक्ट। समझ में आया, x इक्वल टू कितना आया a बाई 2, a बाई 2 मतलब ये मीन से राइट एक्सट्रीम के बीच में है, तो अगला डिस्टेंस कितना कवर करना है a बाई 2, मतलब वो फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, राइट एक्सट्रीम पे। लेकिन मीन से राइट एक्सट्रीम में जाने में टाइम कितना लगता था इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, 3/4। डू यू रिमेंबर इन रियलिटी इट टेक्स फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन टू राइट एक्सट्रीम इट टेक्स t/4, मतलब t प्लस t डैश इज t/4। तो सबसे पहले x की वैल्यू मतलब b की वैल्यू फाइंड करो, b की वैल्यू कितनी आई a/2, therefore the particle is halfway, मतलब at the midpoint, halfway between mean and extreme। तो अगला हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए तो let t be the time taken to cover first half distance, first b, what is b, a/2, and t dash be the time taken to cover next b distance, अगला b distance मतलब next a/2 distance, राइट। तो अगला b डिस्टेंस मतलब a/2 डिस्टेंस कवर करेगा तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, राइट एक्सट्रीम, देयरफॉर t प्लस t डैश इक्वल टू क्या आएगा t/4। यहाँ तक समझा गया, हमने यहाँ तक। तो पहले आपने v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से b फाइंड किया a/2, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट दिया था वो कितना था, हाफ एम्पलीट्यूड, और पूछा है अगला b डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम, मतलब अगला हाफ एम्पलीट्यूड कवर करने में कितना टाइम। तो ये हाफ और वो हाफ, पार्टिकल मीन से पहुंच गया एक्सट्रीम, लेकिन मीन से एक्सट्रीम में टाइम कितना लगता है t/4, तो t डैश क्या आएगा t/4 माइनस t, बराबर, यहाँ तक क्लियर। तो अगर मुझे ये t मिल जाता है तो मेरा काम हो गया, राइट। इक्वेशन नंबर 1, अभी कैपिटल टी तो पता ही है ना, 2 पाई दिया था क्या आपको, तो अगर स्मॉल टी मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बट डू यू रिमेंबर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, करेक्ट। इफ द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, x की वैल्यू कितनी आई, अभी फाइंड किया ना, a और a कैंसल, बराबर, राइट, ओके। देन ए कैंसल, तो क्या आया, हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी, हाफ वैल्यू कब आती है 30, मतलब 5/6, तो ओमेगा टी क्या आ गया 5/6, कितना आ गया, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, तो टी कितना आ गया 5/6, देयरफॉर हमको फाइंड करना था टी डैश,
इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, t dash is t by 4 minus t, लेकिन t is 2 pi and t pi by 6, 1 and 2 pi by 2 minus pi by 6, 6 pi minus 2 pi, 4 pi, 4 pi by 12, 4 pi by 12 मतलब pi by 3, तो कितना टाइम लगा? pi by 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा? pi by 3 सेकेंड। ज़्यादा क्लियर? आंसर भी pi by 3 सेकेंड है, pi by 3 seconds, done. So that's it for today.